हेलो बच्चों लोग, कैसे हो? मजा मा? मैं भी मजा मा। मैं डॉक्टर हार्दिक राय सनी आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चों लोग, आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम हमारे जो कल शुरू किया हुआ टॉपिक था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में बच्चों लोग हमने क्या क्या कवर किया था? बेसिकली इंट्रोडक्शन, ब्लड क्यों नेसेसरी है, ब्लड के बारे में काफी सारी जानकारी हमने देखी थी। उसका टाइप क्या है, पीएच क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है। हमने तीनों टाइप के ब्लड सेल्स और प्लाज्मा ये डिटेल में सीखा था। आज के इस सेशन में हम मेनली ब्लड ग्रुप और उसके आगे वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। तो बच्चों लोग, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे हमारे टॉपिक पे जाते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है, सबसे पहले वो है ब्लड ग्रुप। ये कल की हमारी स्लाइड जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ी थी, पार्ट 1 में आप सभी उसके बारे में देख सकते हो। आज हम शुरू कर रहे हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, सबसे पहले तो ये सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इसकी दे देता हूँ। ब्लड ग्रुप होता क्या है और किसने सबसे पहले जो हम आज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम फॉलो करते हैं ये किसने दी थी? बेसिकली हम सभी का ब्लड होता तो लाल कलर का है, सबका कॉम्पोजिशन भी सेम है, तो फिर क्या डिफरेंसेस है? बेसिकली हम क्यों बोलते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरा ब्लड ग्रुप बी है, मेरा ओ है, ए बी है? ये किस पे से बोलते हैं? ये किसने डिस्कवर किया, किसने शुरू किया? तो सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं वो होती है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है? अलग अलग टाइप की ब्लड ग्रुप सिस्टम हो सकती है। हम फॉलो करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, बट इसके अलावा भी काफी सारी ब्लड ग्रुप सिस्टम होती है। जैसे एक है बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम, एक है लेविस ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ये अलग अलग टाइप की ब्लड ग्रुप सिस्टम है, बट हमें जो लर्न करनी है, हमें जो पता होनी चाहिए वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। किसने दी थी ये ब्लड ग्रुप सिस्टम? ये देने वाले आदमी थे कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर, इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है बायोलॉजी में। इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर करी थी, उन्होंने उसके बारे में हमें सबसे पहले अवगत कराया था। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया था कार्ल लैंडस्टेनर ने, बट एबी ब्लड ग्रुप जो होता है, एबी ब्लड ग्रुप, ये देने के लिए दो अलग लोग थे। वो थे डी कैस्टेलो और स्टर्ली। ये दो लैंडस्टेनर साहब के ही स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एबी ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने दिया है? कार्ल लैंडस्टेनर। एबी किसने दिया है? डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली ने दिया है। अब ये एबी ब्लड ग्रुप होता क्या है? किस पे से हम बोलते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप एक्स वाई जेड है, कुछ भी है? तो बेसिकली बच्चों लोग, आरबीसी होता है ना, आरबीसी, आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल। इस आरबीसी के सरफेस पे कुछ ना कुछ एंटीजन होता है। आरबीसी के सरफेस पे क्या होता है? कुछ ना कुछ एंटीजन होता है। अगर ये एंटीजन ए है तो मेरा ब्लड ग्रुप रहेगा ए। अगर ये एंटीजन बी है तो मेरा ब्लड ग्रुप रहेगा बी। अगर मेरे पास दोनों भी एंटीजन है, ए का भी एंटीजन है, बी का भी एंटीजन है, तो मेरा ब्लड ग्रुप रहेगा ए बी। और अगर मेरे आरबीसी पे एंटीजन ही नहीं है तो ब्लड ग्रुप रहेगा ओ। एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी। एंटीजन दोनों भी है, अगर बॉडी में आरबीसी में दोनों भी एंटीजन से ए बी है, बी भी है, तो ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? ए बी। और अगर एंटीजन ही नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या रहेगा बच्चों लोग? ओ। एक आपको सिंपल सा चार्ट देता हूं, जो चार्ट आपने अच्छे से समझ लिया, उसको लर्न कर लिया, तो फिर से कभी आप ब्लड ग्रुप पे क्वेश्चन पे कभी गलत नहीं हो सकते। तो बच्चे लोग, हम शुरू करते हैं। वो चार्ट क्या है? बेसिकली हम सबसे पहले चार्ट में अलग अलग हेडिंग्स है, उस हेडिंग्स के हिसाब से हम सीखेंगे। सबसे पहले है ब्लड ग्रुप। उसके बाद वो ब्लड ग्रुप के लिए एंटीजन कौन सा होता है। उसके बाद एंटीजन के अपोज में बॉडी में क्या बनता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन सी होती है? एंटीबॉडी। उसके बाद ये लोग किससे ब्लड डोनेट कर सकते हैं और किससे ब्लड ले सकते हैं? कैन डोनेट ब्लड टू। और लास्ट कॉलम क्या रहेगा बच्चों लोग? कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम। कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम। चलो एक एक करके सारे ब्लड ग्रुप्स के बारे में डिटेल में सीखते हैं। सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप पे जाते हैं। फर्स्ट ब्लड ग्रुप ए। जैसे मैंने कहा, जो भी ब्लड ग्रुप हमारे पास होता है वो एंटीजन हमारे आरबीसी पे होता है। तो ए ब्लड ग्रुप के लिए एंटीजन क्या रहेगा? एंटीजन रहेगा ए। बट एंटीबॉडी क्या रहेगी? जो एंटीजन होता है उसके ऑपोजिट हमेशा एंटीबॉडी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी हमेशा रहेगी बी की। अब भाई ऐसे क्यों? ये क्यों है? अगर ए का एंटीजन है और एंटीबॉडी भी अगर ए ही रही तो क्या हो जाएगा? ये एंटीबॉडी एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा, ब्लड का ब्रेकडाउन, पेशेंट मर गया। इसलिए कभी भी ए एंटीजन वाले के बॉडी में
तब ये भी एंटीबॉडी किसकी रहेगी, बी की। कौन सी एंटीबॉडी रहेगी, बी की। मतलब जो भी हमारे पास ब्लड ग्रुप है उसके जस्ट ऑपोजिट क्या रहेगा, एंटीबॉडी। उसके ऑपोजिट क्या रहेगा, एंटीबॉडी। तो हम फिर से हमारे पिछले टेबल पे आते, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या रहेगा बच्चों लोग, एंटीबॉडी रहेगी बी की। कौन सी एंटीबॉडी रहेगी, बी की। ये दो कॉलम्स हम लास्ट में लिखेंगे, वो उसका रीजन में भी आपको पता होगा। पहले हम ये पूरे कॉलम्स कर लेते हैं। सेकेंड ब्लड ग्रुप, इसके लिए एक अच्छा सा कलर चेंज कर देते हम, येलो कलर ले लेते। चलो सेकेंड ब्लड ग्रुप है बी। बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन क्या रहेगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी रहेगा बी। एंटीबॉडी क्या रहेगी, फिर एंटीबॉडी रहेगी उसका ऑपोजिट यानी कि ए। एंटीबॉडी क्या रहेगी, ए। चलो थर्ड ब्लड ग्रुप कौन सा है बच्चों लोग, ये हर बार ऐसा हो जाता है। कौन सा कलर लो, चलो रेड कलर लेके देखते कैसे दिखता है। थर्ड, तीसरा ब्लड ग्रुप हम लेते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप एंटीजन क्या रहेगा, ए बी ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन रहेगा दोनों भी, ए भी रहेगा और बी भी रहेगा। तो इस केस में एंटीजन रहेगा ए और बी। और एंटीबॉडी क्या रहेगा, फिर एंटीबॉडी रहेगा कुछ भी नहीं। इस केस में एंटीबॉडी ही नहीं रहेगी। अब एंटीबॉडी क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि इसके पास दोनों भी एंटीजन है। अगर एक भी एंटीबॉडी होती तो ये ब्लड डिस्ट्रॉय कर दिया जाता। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप जिसका होता है उसकी बॉडी में एंटीबॉडी ही नहीं है। तो इसका फायदा क्या है, अब कंसीडर करो ए बी दोनों भी एंटीजन है, नो एंटीबॉडी। अगर एंटीबॉडी नहीं है तो बच्चे लोग ये किसी का भी ब्लड ले सकते हैं। अगर इसको मैंने ए का ब्लड ग्रुप दिया, एंटीबॉडी नहीं है तो ये डिस्ट्रॉय होगा क्या, नहीं होगा। इसको अगर मैंने बी का ब्लड ग्रुप दिया, एंटीबॉडी नहीं है तो ये डिस्टर्ब होगा क्या, डिस्ट्रॉय होगा क्या, नहीं होगा। तो ये भी चल जाएगा। इसको मैंने ओ का ब्लड दिया, एंटीबॉडी है क्या, नहीं, तो ये भी चल जाएगा। तो इस केस में ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप होता है वो किसी का भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी ही नहीं है। उसके पास क्या नहीं है, एंटीबॉडी। चलो बच्चे लोग चौथा कलर कौन सा लो, व्हाइट दिखेगा क्या, व्हाइट भी दिख रहा है, चलो व्हाइट लेते हैं। चौथा ब्लड ग्रुप कौन सा बच्चे लोग, चौथा ब्लड ग्रुप है ओ। अब ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप कब रहेगा, ओ ब्लड ग्रुप जब रहेगा तब हमारे पास एंटीजन ही नहीं है। तो इस केस में एंटीजन ही नहीं है। अगर एंटीजन ही नहीं तो एंटीबॉडी रहेगी क्या, रहेगी। और इस केस में कौन सी एंटीबॉडी रहेगी, दोनों भी, ए भी एंटीबॉडी रहेगी और बी भी एंटीबॉडी रहेगी। अब इसलिए ओ वाले के पास देखो, ओ वाले के पास एंटीजन है क्या, नहीं है। तो ओ वाले के पास नो एंटीजन, ओ वाले के पास एंटीजन नहीं है। तो किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, उसको ओ का ब्लड दे दिया, चल जाएगा ना, क्योंकि एंटीजन ही नहीं है तो कुछ रिएक्शन कॉज होगी क्या, नहीं। किसी का ब्लड ग्रुप बी है, उसको ओ का ब्लड दे दिया, चलेगा क्या, चल जाएगा, क्योंकि भाई ओ के पास एंटीजन ही नहीं है तो कोई रिएक्शन ही कॉज नहीं करने वाला है। तो ओ वाले की खासियत ये है कि ओ वाला किसी को भी ब्लड दे सकता है। ए बी की खासियत क्या है, ए बी किसी से भी ब्लड ले सकता है। समझ लो, अच्छे से समझ लो। डोनर कौन है, ओ। एक्सेप्टर कौन है, एक्सेप्टर कौन है बच्चों लोग, ए बी। तो आपको अब इस चार्ट पे आते हैं। अब मैंने क्यों ये दोनों कॉलम्स नहीं भरे थे अब तक और क्यों नहीं लिखे, उसका रीजन आपको समझ जाएगा। अब एक एक करके हम लिखते हैं। सबसे पहले हम ए के बारे में बताते हैं। ए के बारे में, ए किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, सबसे पहले जिसका ब्लड होता है हम हमेशा ब्लड डोनेट करने के लिए सेम ब्लड ग्रुप वाले को देखते हैं। तो ए किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, ए को खुद को। और किससे ब्लड दे सकता है, कौन है जो सबसे ब्लड ले सकता है, ए बी। ए एंड ए बी कैन डोनेट ब्लड टू ए एंड ए बी, ये अच्छे से समझ लो। एंड कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, हम हमेशा अपना जो रिलेटेड ब्लड होता है उससे ब्लड ले सकते हैं, उससे ब्लड दे सकते हैं। तो कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए। और किससे ले सकते हैं, डोनर को ने हमेशा ओ, ए एंड ओ। आई होप आपको ये समझा होगा। ए वाला जो ब्लड ग्रुप होता है वो ए और ए बी को दोनों को ब्लड दे सकता है। और किससे ले सकता है, ए और ओ से ले सकता है। अब आते हैं बी के पास, कलर चेंज कर देते हैं। बी के लिए हमने येलो कलर सिलेक्ट किया था। अब ये बी वाला जो होता है ये किसको ब्लड दे सकता है, सेम ऊपर जैसे लिखना है। बी वाला बी को ब्लड दे सकता है और किसको दे सकता है, ए बी को। और किससे ले सकता है, बी वाला हमेशा खुद से तो लेगा ही लेगा, और दूसरा किससे लेगा, वो
बी एंड ओ। तो आपको ये समझ लेना है ओ सबको ब्लड दे सकता है और ए बी सबसे ब्लड ले सकता है। तो मैं सब जगह ओ और ए बी तो कॉमन आने ही वाले हैं। चलो थर्ड वाले लिखते हैं, रेड कलर है हमारा ए बी के लिए। अब ए बी किसे ब्लड दे सकता है? ए बी किसे ब्लड दे सकता है? ए बी सिर्फ और सिर्फ ए बी को ब्लड दे सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ए बी सिर्फ और सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है। बट किस किस से ब्लड ले सकता है? ए बी सबसे ब्लड ले सकता है। ए से लेगा, बी से लेगा, ए बी से लेगा एंड ओ से भी लेगा। तो ये याद रखना है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, मतलब सिर्फ ए बी को ब्लड दे सकते हैं, बट सबका ब्लड ले सकते हैं। मेरा ए बी पॉजिटिव है, मतलब मैं सबसे ब्लड ले सकता हूँ। आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपके क्या क्या ब्लड ग्रुप्स है। और फाइनली बच्चे लोग ओ वाला, तो ओ वाला, अब ओ वाला किसको ब्लड डोनेट कर सकता है? अभी हमने बताया ओ वाला है डोनर, तो ओ वाला सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। किस किस को? ए को करेगा, बी को करेगा, ए बी को भी करेगा एंड खुद ओ को भी कर देगा। ओ वाला किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है? ए को भी करेगा, बी को भी करेगा, ए बी को भी करेगा, ओ को भी करेगा। और किसको डोनेट कर सकता है और किससे ले सकता है? अब ओ वाले के पास ऑप्शन नहीं है, वो उसे सिर्फ अपने आप से ब्लड ले सकता है। तो आपको ये टेबल अच्छे से याद रखना है। ए वाला किसको दे सकता है, किससे ले सकता है? बी वाला, ए बी वाला, ओ वाला। और इसमें ये तो है इसी चैप्टर के बारे में बात। एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा चैप्टर है जो कि आप 12th में सीखते हो, जीनोटाइप भी आपको सीखने होते हैं। अब ये जीनोटाइप क्या होते हैं? जीनोटाइप माने कोई भी, बेसिकली इट इज द इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी कैरेक्टर, उसके अंदर की क्या जीन्स होती है उसे हम कहते हैं जीनोटाइप। तो ए ब्लड ग्रुप वाला जो होता है उसके लिए जीनोटाइप क्या रहेगा, बी वाले के लिए क्या रहेगा, ये भी हम देख लेते हैं। ये आप 12वीं में सीखते हो बेसिकली, बस मैं आपको बता देता हूँ। जीनोटाइप, सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप वाले के लिए जीनोटाइप क्या रहेगा? ए वाले के लिए जीनोटाइप हो सकता है IA एंड IA स्मॉल आई। कोई लोग बोलेंगे, अब प्रॉब्लम क्या बच्चों लोग, ये जो चैप्टर है सर्कुलेशन, ये HSC के हिसाब से 12th में, तो 12th में आपको जीनोटाइप सीखना है जब आप ब्लड ग्रुप सीखते हो। बट NCERT के हिसाब से ये चैप्टर है 11th में, और ये जीनोटाइप वाला कंसेप्ट है 12th में। तो आपको दो कंसेप्ट एक साथ लिंक करने पड़ते हैं। इसलिए जो बच्चे लोग 11वीं में देख रहे हैं ये ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर, उसको ये जीनोटाइप्स क्या है अभी उसके दिमाग के ऊपर से जाएगा। बट आप 12वीं में जब ये चैप्टर देखोगे, फिर से ये वीडियो देखोगे, तो आपको ये सारी चीजें मैं क्या बोल पा रहा हूँ आप उनसे कनेक्ट कर पाओगे। 12वीं वालों आपको तो पता ही होगा जीनोटाइप क्या होता है। बी वाले, बी ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप होता है बच्चों लोग IB एंड IB स्मॉल आई। नेक्स्ट तीसरा ब्लड ग्रुप क्या होता है? AB। AB वाले के लिए बच्चों लोग जीनोटाइप होता है IAIB। और लास्ट O ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप होता है स्मॉल आई। तो आपको जीनोटाइप्स भी याद रखने हैं, ये भी कॉलम याद रखना। ये 12वीं में स्पेसिफिकली सीखोगे। कौन से चैप्टर में सीखोगे? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में आपको सीखना है। NCERT के हिसाब से प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर है। तो बच्चे लोग ये था ब्लड ग्रुप का पूरा टेबल। ये टेबल आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इस पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबके सब लॉजिक बेस्ड रहेंगे। अब कैसे लॉजिक बेस्ड रहेंगे और क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक एक दो और चीजें जो 12th वाले स्टूडेंट्स है जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है। सबसे पहले AB ब्लड ग्रुप जो होता है ये कौन से टाइप का इनहेरिटेंस दिखाता है? ये हमें दिखाता है कोडोमिनेंस। AB ब्लड ग्रुप हमें क्या दिखाता है? कोडोमिनेंस। और ABO ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। बच्चे लोग ये जो दोनों चीजें मैंने लिखी है ये दोनों भी नीट में CET में आके गया है, तो आपको याद रखना है कि AB ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, तो वही ABO ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। AB ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस, ABO ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिलिज्म। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? बेसिकली आपको क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ रहेगा। आपको बोलेंगे कि बच्चे का ब्लड ग्रुप है AB, बच्चे का ब्लड ग्रुप है AB, कंसीडर करो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप, ऐसे बोलेगी वो, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप है AB, तो उसके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप AB रहेगा? तो आपको चार ऑप्शन दिए हुए रहेंगे।
चाइल्ड का ए बी है, तो पेरेंट्स का ऑप्शन क्या क्या रहेंगे? अगर मैं आपको ऑप्शंस दूं, 1 2 3 4 ऑप्शंस दिए मैंने आपको। सबसे पहले ए एंड ओ, सेकेंड ये 4 ऑप्शंस दिए है, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए बी है, पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप बताओ। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नीट में मिलेंगे, सीईटी में मिलेंगे, बोर्ड्स में भी इस पे एमसीक्यू आके गए हुए हैं। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चंस कैसे हल करोगे? बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी, मतलब इतना कॉमन सेंस है। कोई भी जो बच्चा होता है उसको एक जीन मिलती है उसकी मम्मी से और एक मिलती है पापा से। तो बेसिकली ये ए बी में से एक ए आया है मम्मी से और बी आया है पापा से, या फिर उल्टा, मतलब दोनों मम्मी एंड पापा दोनों में भी ए और बी ये दोनों होने ही चाहिए, ए होना चाहिए और बी होना चाहिए। अब ए ऑप्शन देखो, इसमें क्या है? ए है, बी है क्या दूसरे साइड? नहीं, तो ये ऑप्शन वहीं पे कट हो गया। सेकेंड वाला, इधर ए बी है इधर ओ है, इधर ए बी इधर ओ, अब ये रहेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये वाला इसकी सिर्फ एक जीन देगा, एक तो ए देगा या फिर बी देगा, दूसरे साइड क्या है? ओ, तो ये भी कट हो गया। हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पे एक साइड ए चाहिए दूसरे साइड बी चाहिए, एक साइड क्या चाहिए? ए, दूसरे साइड बी। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? ऐसा बेस्ट ऑप्शन जो हमें दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और ए बी। ये अगर मम्मी वाला रहा, इसने दिया ए, इधर से बी आया, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। इस तरीके के क्वेश्चंस बच्चों लोग आपको नीट में काफी कॉमनली पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है नीट में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे कि आपको पेरेंट का ब्लड ग्रुप दिया हुआ रहेगा, बच्चे का ढूंढो। आपको बच्चे का दिया हुआ रहेगा, आपको पेरेंट का ब्लड ग्रुप ढूंढना रहेगा। थर्ड, ए बी ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ जो क्वेश्चन आता है नीट में कि एबीओ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, ये भी आपको याद रखना है। फिफ्थ जो क्वेश्चन आ सकता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टेनर, ये भी आपको याद रखना है। सिक्स्थ, एबी ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय डिकस्टेल एंड स्टर्ली। ये से 6 टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आज तक आ चुके हैं और दोबारा आ सकते हैं। ब्लड ग्रुप काफी हॉट टॉपिक है, काफी फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का, जिसपे क्वेश्चंस आने की काफी सारी पॉसिबिलिटीज है। चलो बच्चे लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं। अगला कंसेप्ट है कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है बच्चे लोग? कोआगुलेशन ऑफ ब्लड होता है ब्लड क्लॉटिंग। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग। अब कुछ लोग पूछेंगे भाई साहब ये ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? अब मुझे बताओ, कंसीडर करो यहाँ पे कट लग गया, कट लग गया, खून बह रहा है। कितनी देर के लिए खून बहेगा? नॉर्मली 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। नॉर्मली हम जब देखेंगे 2 से 8 मिनट के अंदर वो ब्लीडिंग रुक जाती है। कितने मिनट में ब्लीडिंग रुक जाती है? 2 से 8 मिनट। इतने टाइम को हम कहते हैं हमारा क्लॉटिंग टाइम। इस टाइम को हम क्या कहते हैं? क्लॉटिंग टाइम। अब क्लॉटिंग मतलब क्या? वहां पे जो ब्लीडिंग हो रही थी वो रुक जाती है और वहां पे एक सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड खून का बॉल जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण आगे ब्लीडिंग नहीं होगी। तो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है? बेसिकली जो लिक्विड ब्लड होता है, जो लिक्विड ब्लड होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेमी सॉलिड या सॉलिड मास में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेमी सॉलिड और सॉलिड मास। जो क्यों नेसेसरी है? ब्लीडिंग रुकाने के लिए। जब भी हमें इंजरी होगी, जब भी हमें कट लगेगा या ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी, तब तब ये क्लॉट होना काफी नेसेसरी है। नॉर्मली ब्लड क्लॉट होना चाहिए क्या? जब बॉडी के अंदर ब्लड है तब ब्लड क्लॉट होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली हमारे ब्लड में होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स। उन केमिकल्स को हम कहते हैं एंटीकोआगुलेंट। एंटीकोआगुलेंट। आपने लास्ट पार्ट अगर ढंग से पढ़ा होगा तो आपको बेसोफिल, जब मैंने सिखाया था बेसोफिल में मैंने एक केमिकल का नाम यूज किया था हिपैरिन करके। बेसोफिल सीक्रेट करते हैं हिपैरिन। हिपैरिन इज एंटीकोगुलेंट। जब भी ब्लड हमारे बॉडी में बह रहा है वो क्लॉट कभी नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली ब्लड में होता है हिपैरिन। अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो क्या होगा? अब मुझे बताओ, मस्त से रेड कलर लेते, ये रेड कलर का ये ब्लड वेसल है जिसमें से ब्लड बह रहा है, और बहते बहते ब्लड यहाँ पे क्लॉट हो गया, यहाँ पे ब्लड जम गया, तो क्या फर्क पड़ेगा भाई? ब्लड आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ये सबसे कॉमन कहाँ पे होता है? हार्ट केस में। अगर जो आर्टरी जो हार्ट को ब्लड दे रही है वहां पे ब्लड क्लॉट हो गया तो क्या होता है? सबसे कॉमन, जिसके कारण आज काफी सारी मौतें हो रही है, वो होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है बच्चों लोग? साइंटिफिक नेम क्या है हार्ट अटैक का?
हार्ट अटैक का साइंटिफिक नेम है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या है? बेसिकली जो ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है। हमारी जो कोरोनरी आर्टरी होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, वहां पे अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो उसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसके कारण हार्ट को खुद को ब्लड नहीं मिलेगा, हार्ट के मसल्स मरना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली इसलिए नॉर्मली ब्लड कभी क्लॉट नहीं होता है। ब्लड क्लॉट कब होना चाहिए? एज सुन एज ब्लड कम्स आउट ऑफ आवर बॉडी। ब्लड जब बहने लगे, कट हो, इंजरी हो, सर्जरी हो, कभी भी जब ब्लड बाहर निकले बॉडी से तो तुरंत ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए। कितने टाइम में ब्लड क्लॉट होता है? 2 से 8 मिनट में ब्लड क्लॉट हो जाता है। अब कैसे क्लॉट होगा, इसके लिए भी एक काफी सारी सिस्टम्स है। इसमें 2 टाइप के पाथवेज इन्वॉल्व है। कितने टाइप के पाथवेज इन्वॉल्व है? 2। ब्लैक कलर लेता हूं मैं। एक होता है बच्चों लोग इंट्रिंसिक पाथवे, और एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक कौन सा है? एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक का मीनिंग क्या होता है? एक्सट्रिंसिक का मीनिंग क्या होता है? इंट्रिंसिक मतलब अंदर, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर। अगर ब्लड वेसल को डायरेक्टली इंजरी हुई है, आई रिपीट, अगर ब्लड वेसल को इंजरी हुई है तो इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा। अब ब्लड वेसल को इंजरी हुई मतलब कंसीडर करो ये मेरा हाथ, यहाँ पे आपको आपकी वेसल्स दिख रही होगी, सीधा अगर ये वेसल पे ही कट लग गया, इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा। दूसरा एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक कब एक्टिवेट होगा? जब टिश्यूज आउटसाइड द ब्लड वेसल्स को इंजरी हो रही है। माने क्या, अगर ये ऊपर की स्किन को ही इंजरी हुई, यहाँ पे कोई ब्लड वेसल है क्या? ये चर्बी में नहीं है, तो कौन सा पाथवे एक्टिवेट होगा? एक्सट्रिंसिक। तो आपको याद रखना है इंट्रिंसिक पाथवे इट एक्टिवेट्स व्हेन इंजरी टू द ब्लड वेसल, टू ब्लड वेसल। और एक्सट्रिंसिक पाथवे कब एक्टिवेट होगा? व्हेन इंजरी टू टिश्यूज आउटसाइड ब्लड वेसल। अब दोनों पाथवेज एक्टिवेट हो गए। कंसीडर करो शुरुआत में हम सिर्फ इंट्रिंसिक के बारे में पढ़ते हैं। जब ब्लड वेसल को इंजरी हो जाती है, इस केस में क्या होता है? हमारे ब्लड क्लॉट करने के लिए ब्लड में होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। ब्लड में क्या होते हैं बच्चों लोग? क्लॉटिंग फैक्टर्स। मैं आपको उसके बारे में पहले ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। क्लॉटिंग फैक्टर्स सुना होगा आपने पहले। टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स है। क्लॉटिंग फैक्टर्स टोटल कितने हैं? 13, जिसमें से 6th वाला जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो इनएक्टिव है। तो ऐसे मेन एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स कितने हैं? 12, बट नंबर्स कितने दिए हैं? 1 से लेके 13 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स है। तो इसमें जब इंट्रिंसिक पाथवे को इंजरी हो जाती है, इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा जब ब्लड वेसल को इंजरी होगी, सबसे पहले आता है क्लॉटिंग फैक्टर 12। सबसे पहले कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर आता है? क्लॉटिंग फैक्टर 12। और ये क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है। ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या हो जाता है? एक्टिवेट। तो इस केस में फॉर्म होगा एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 12। इस केस में क्या फॉर्म होगा? एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 12। यहाँ पे 12A लिखा है, ए का मीनिंग होता है एक्टिवेटेड। 12 एक्टिवेट होने के बाद ये दूसरे को एक्टिवेट करेगा। ये खुद एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करेगा? दूसरे को एक्टिवेट करेगा। ये किसे एक्टिवेट करता है? बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर 11। किसे एक्टिवेट करता है? क्लॉटिंग फैक्टर 11 को एक्टिवेट कर देता है, और ये फॉर्म हो जाता है एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 11। क्लॉटिंग फैक्टर 11 जब खुद एक्टिवेट हो जाता है, ये दूसरे को एक्टिवेट करता है। ये क्या करेगा? ये क्लॉटिंग फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेगा। ये किसे एक्टिवेट करेगा? क्लॉटिंग फैक्टर 9 को एक्टिवेट कर देगा। क्लॉटिंग फैक्टर 9 एक्टिवेट होने के बाद ये तीसरे को एक्टिवेट कर देता है। ये एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 10 को। किसको एक्टिवेट कर रहा है? क्लॉटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर रहा है। और इसके लिए इसे लग रहे हैं कैल्शियम। इसके लिए इसे क्या लग रहा है? कैल्शियम। और क्लॉटिंग फैक्टर 8 इस रिएक्शन में से क्या लग रहा है? कैल्शियम। और क्लॉटिंग फैक्टर 8 एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट। तो आपको याद रखना है, ये सारी जब इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हुआ है, मतलब ब्लड वेसल को इंजरी हुई है, सबसे पहले क्लॉटिंग फैक्टर 12 एक्टिव होता है। 12 ने किसको एक्टिवेट किया? 11 को। 11 ने किसको एक्टिवेट किया? 9 को। 9 ने किसको एक्टिवेट कर दिया? 10 को। अभी हमारे पास क्या है? एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 10 है। अब यहाँ पे रुक जाओ। अब आते हैं एक्सट्रिंसिक पे। एक्सट्रिंसिक में जब टिश्यूज आउटसाइड द ब्लड वेसल को इंजरी होती है, ये टिश्यूज रिलीज करते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यूज क्या रिलीज करते हैं? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है क्लॉटिंग फैक्टर 3। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर 3। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर 3 ये क्या करने वाला है? इसके कारण होता है कास्केड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। इसके कारण होता है कास्केड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब कास्केड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होता है भाई?
कैस्केड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है बेसिकली सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करना शुरू कर देते हैं, सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर देते हैं। और ये जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है क्लॉटिंग फैक्टर 3, ये क्लॉटिंग फैक्टर 10 को कन्वर्ट कर देते हैं एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 10A, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 10 में। इसके लिए भी इसे लगते हैं कैल्शियम, इसके लिए भी इसे क्या लगता है कैल्शियम और क्लॉटिंग फैक्टर 7, और क्या लगता है क्लॉटिंग फैक्टर 7। तो फाइनली एक्सट्रिंसिक में भी कौन एक्टिवेट हो गया है फैक्टर 10, इंट्रिंसिक में भी एक्सट्रिंसिक में भी। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक्टिवेट होने वाला वो कौन है फैक्टर 10। फैक्टर 10 खुद एक्टिवेट होने के बाद क्या करने वाले बच्चे लोग, प्रोथ्रोम्बिन सुने आपने, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन होता है क्लॉटिंग फैक्टर 2। प्रोथ्रोम्बिन क्या है क्लॉटिंग फैक्टर 2, इसको एक्टिव किया जाएगा। इसको एक्टिव किसमें किया जाता है, इसका एक्टिव फॉर्म होता है थ्रोम्बिन, और ये करने का काम करता है एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 10। एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 10 ये किसको एक्टिवेट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन खुद एक्टिवेट होने के बाद ये दूसरे को एक्टिवेट करता है। ये किसको एक्टिवेट करता है, फाइब्रिनोजेन को। ये किसको एक्टिवेट करता है, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन का कन्वर्जन कर देता है फाइब्रिन में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रिन में। ये जो फाइब्रिन फॉर्म होता है बच्चों लोग, ये जो फाइब्रिन है ये शुरुआत में होता है अनस्टेबल। ये फाइब्रिन शुरुआत में क्या है, अनस्टेबल। इस फाइब्रिन को स्टेबल करने के लिए लगता है क्लॉटिंग फैक्टर 13। फाइब्रिन को स्टेबल करने के लिए क्या लगता है हमें, क्लॉटिंग फैक्टर 13, और फॉर्म हो जाता है स्टेबल फैक्टर 13। फैक्टर 13 की मदद से फॉर्म हो जाता है स्टेबल फाइब्रिन। और फाइब्रिन जो होता है ये फाइनली ब्लड को क्लॉट कर देता है। ये फाइनली ब्लड को क्या कर देगा, क्लॉट कर देगा। तो ऐसी सारी बहुत लंबी सारी प्रोसेस है, तब जाके हमारा ब्लड फाइनली क्लॉट होता है और हमारी ब्लीडिंग रुकती है। तो बच्चे लोग अच्छे से समझ लो। 2 मिनट में हम फिर से रिवाइज करेंगे और फिर इस वीडियो को रुकाएंगे। यहीं पे हमने शुरू किया था कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड क्या है, जो लिक्विड ब्लड है वो एक सेमी सॉलिड या सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है। कितने देर में कन्वर्ट होता है, 2 से 8 मिनट। ये हमारा नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम है। अब कोआगुलेशन ऑफ ब्लड बच्चे लोग 2 पाथवे है इसके लिए, एक है इंट्रिंसिक पाथवे, एक है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे मतलब क्या, जब इंजरी टू द ब्लड वेसल होगी, जब ब्लड वेसल को डायरेक्टली कट लगेगा तब इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा, और जब उसके बाहर के टिश्यूज को कट होगा, इंजरी होगी, तब एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा। कौन सा पाथवे एक्टिवेट होगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होने के बाद सबसे पहले फैक्टर 12 को एक्टिवेट किया जाएगा। फैक्टर 12 एक्टिवेट होने के बाद फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा। फैक्टर 11 किसे एक्टिवेट करेगा, फैक्टर 9। और फैक्टर 9 एक्टिवेट होने के बाद वो किसे एक्टिवेट कर देगा, फैक्टर 10 को। किसे एक्टिवेट करेगा, फैक्टर 10 को। सिमिलरली एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो टिश्यूज को इंजरी हुई है वो क्या रिलीज करते हैं, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर 3। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर 3। और फिर होता है कास्केड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी कि सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और इसके बाद इससे क्या हो जाता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर 10 होता है ये एक्टिवेट हो जाता है। क्या एक्टिवेट हो जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर 10। क्लॉटिंग फैक्टर 10 एक्टिवेट होने के बाद ये किसे एक्टिवेट करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिन यानी क्लॉटिंग फैक्टर 2 को कन्वर्ट कर देते हैं थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन उसके बाद फाइब्रिनोजेन जो कि है क्लॉटिंग फैक्टर 1, उसको कन्वर्ट कर देते हैं फाइब्रिन में। फाइब्रिन जो फॉर्म हुआ है वो है अनस्टेबल, उसे स्टेबल कौन करेगा, उसे स्टेबल करेगा क्लॉटिंग फैक्टर 13। और स्टेबल फाइब्रिन फॉर्म हुआ, ये फाइब्रिन ब्लड को क्लॉट कर देगा। तो बच्चे लोग ये थी प्रोसेस ऑफ ब्लड कोआगुलेशन। इस पार्ट में हमने बेसिकली सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट कांसेप्ट सीखे, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है जिसपे काफी सारे क्वेश्चंस नीट में आके गए हैं। तो आपको डिटेल में सीखना है। हमने सीखा था ब्लड ग्रुप और सेकेंड है ब्लड कोआगुलेशन। तो ये दोनों भी कंसेप्ट जब आप सीखोगे, आपको छोटू से भी डाउट आया तो आप मुझे भी कांटेक्ट करो, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, टेक्स्ट करो। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। बस आपको एक ही काम करना है बच्चे लोग, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। चलो बच्चों यहीं पे रुकता हूँ, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, अगले पार्ट में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, सी यू।